Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kaja Sharma Classes. In this video, we are going to discuss about Chapter 5 of Geography NCERT Class 6 जिसमें हम क्लास 6 का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमने सीरीज चलाई हुई है जियोग्राफी की. सो चैप्टर नेम इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. डोमेन्स का मीनिंग होता है, आप बोल सकते हो कोई पर्टिकुलर फील्ड हो सकती है, पर्टिकुलर एरिया, या फिर आप बोल सकते हो काइंड ऑफ नॉलेज, यानी जो अर्थ होती है उसके कितने डोमेन्स होते हैं. तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो स्टार्ट करते हैं. एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द प्लैनेट विच हैज़ लाइफ. यानी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अगर आप अर्थ के अलावा किसी अदर प्लैनेट पे जाते हो, सपोज आप वीनस प्लैनेट पर जाते हो या फिर मार्स पर जाते हो, तो वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर आप नहीं एक्सिस्ट कर पाते हो. बट हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है. ह्यूमन बींग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो यहाँ पर रह पाते हैं क्योंकि उनकी सस्टेनिंग के लिए, सस्टेनिंग का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जो भी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैंड की, वाटर की, एयर की, वो सभी हमारे अर्थ प्लैनेट में इंक्लूड है या फिर प्रेजेंट है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन, मीन्स के एक कॉम्प्लेक्स जोन है in which three major components of the environment meet, overlap and interact. यानी कि जो अर्थ है उसमें 3 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट में एक साथ कंक्लूड होते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं. सो ये 3 जो है, फर्स्ट है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. यानी कि जिस भी पोर्शन पर हम रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है लिथोस्फीयर. यानी कि जो लैंड का पार्ट होता है, जो ज़मीन होती है, दैट वी कॉल्ड लिथोस्फीयर. नेक्स्ट वन इज द गैसोशियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ. यानी कि गैसेस की कुछ लेयर्स होती है जो हमारे सराउंडिंग्स होती है, जो अर्थ के सराउंडिंग्स होती है, जो कि विजिबल नहीं होती, बट हमारे चारों ओर क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए हमें कुछ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन होती है, बट आप उसको देख तो नहीं सकते हो. तो कुछ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है जो अर्थ के सराउंडिंग जो लेयर्स होती है गैसेस की, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जहाँ कुछ गैसेस मिलती हैं. नेक्स्ट वन इज वाटर कवर्स a big area of earth surface and this is called the hydrosphere. यानी कि जिस एरिया को वाटर से कवर किया है, जो एरिया वाटर से कवर है, उस एरिया को कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर. तो यहाँ पर हमने 3 मेन कंपोनेंट्स डिस्कस किए जो एनवायरनमेंट में नेसेसरी होते हैं. फर्स्ट है लिथोस्फीयर, यानी कि जो सॉलिड लैंड होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर कहते हैं जो हमारे सराउंडिंग गैसेस होती है. और लास्ट आता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जिस पोर्शन पर वाटर होता है, जिस पोर्शन को वाटर ने कवर किया होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. यानी कि हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वाटर ही हो, वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, दैट इज आइस, या वाटर आइस की फॉर्म में हो सकता है, वाटर वाटर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर वाटर वेपोर. वेपोर का मीन्स क्या होता है, जब वो भाप से ऊपर जाता है आसमान में या फिर स्काई में, तो वो वेपोर फॉर्म में होता है. दैट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे एक आपको पिंक कलर का बॉक्स दिया है, यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट्स दिए हैं. इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन्स. यानी कि हमने अभी लिथोस्फीयर डिस्कस किया था, यानी कि जो लैंड का सॉलिड पार्ट होता है, उसका मीनिंग यहाँ पर आपको दिया है कि जो लिथोस वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका मतलब होता है स्टोन. स्टोन का मतलब क्या होता है हिंदी में, पत्थर. एंड एटमोस, एटमोस का मीन्स होता है वेपोर. यूडर मीन्स वाटर
ह्यूडर का मीन्स होता है वाटर एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो ये सभी वर्ड्स हमने कौन सी लैंग्वेज से लिए हैं, कौन सी लैंग्वेज से बोरो किए हैं? वी बोरोड दिस वर्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। सो जनरल नॉलेज के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखोगे, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। अब यहाँ पर आप देखोगे एक न्यू वर्ड आया है, दैट इज बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? हमने 3 यहाँ पर टर्म्स डिस्कस की जो कि कंपोनेंट थे अर्थ के, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को अगर हम कंक्लूड करके ले, एक साथ ले, तो इन तीनों से मिलके ही बायोस्फीयर बनता है। हम उसे बायोस्फीयर कहते हैं जब इसको हम एक साथ स्टडी करते हैं या एक साथ इसको देखते हैं, दैट वी कॉल बायोस्फीयर, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर लाइफ के सभी फॉर्म्स को कंटेन किया। नेक्स्ट हम यहाँ पर 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, मीन्स की जो सॉलिड फॉर्म होती है जिसको हम लैंड पार्ट कहते हैं। फर्स्ट है लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। It comprises the rocks of the earth crust and thin layer of soil। जहाँ पर आप क्या देखते हो, रॉक्स होते हैं यानी जो पत्थर होते हैं, चट्टान आप बोल सकते हो, और थिन लेयर ऑफ सोइल यानी कि मिट्टी की एक लेयर भी होती है। दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सस्टेन करते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। एंड देर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के 2 डिवीजन होते हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लैंड का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। यानी मान लीजिए एक लैंड है आपकी और वहाँ पर ज़्यादा आप क्या देखोगे, वाटर ही वाटर है, तो वो कॉन्टिनेंट में नहीं आएगा। यानी जिस भी पोर्शन पे लैंड पार्ट ज़्यादा हो, सपोज यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। इन द सेम वे नेक्स्ट आप क्या देखोगे, एंड दी ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड दी ओशन बेसिन्स। यानी जहाँ पर भी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ होती है, सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए इस पूरे पोर्शन में वाटर ज़्यादा हो या वाटर बॉडीज़ हो, वाटर बॉडीज़ मतलब आइज़ हो या फिर वाटर वेपोर हो या फिर वाटर हो, रिवर्स हो, स्ट्रीम्स हो, बेसिकली वाटर फॉर्म हो, तो उसको हम बोलेंगे ओशन बेसिन्स। और जो लैंड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशंस है वर्ल्ड के, ओशंस का मतलब क्या होता है? समुद्र, वो सभी आपस में कनेक्ट होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैप को देखिए जो कि आपको फिगर 5.1 में दिया है, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। क्या सभी जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। यानी कि जो सी वाटर है उसका लेवल एक जैसा होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। यानी कि हमें लेवल को मेजरमेंट करना हो लैंड को, तो हम उसको सी लेवल से मेजर करते हैं। विच इज टेकन एज 0, जिसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिगर 5.1 शो की है, जहाँ पर वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आपको शो किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, तो ये सभी क्या है? कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड जितना भी आप यहाँ पर ब्लू पार्ट देख रहे हो, दैट इज ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। पेज पर आपको एक बॉक्स दिया है जहाँ पर डू यू नो पैराग्राफ है। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, एंड सेकंड पर्सन का नेम दिया है तेंजिंग नोर्गे शेपरा जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दी है माउंट की, जो कि MT लिखा है। माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। यानी कि 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की पीक पर यानी उसकी चोटी पर चढ़ने वाले फर्स्ट जो पर्सन थे, न्यूजीलैंड से एडमंड हिलेरी थे और इंडिया से तेंजिंग नोर्गे शेपरा थे। नेक्स्ट है
जुनको ताबेई, जापान, was the first woman to reach the summit on 16 मई 1975. अगर हम वुमेन की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट वुमेन जुनको ताबेई थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे जो। अगर हम इंडिया से बात करें कि इंडिया में फर्स्ट वुमेन कौन थे जो माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुंचे थे, तो वो थे बछेंद्री पॉल, जो कि 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो समुद्र लेवल से कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम सी लेवल से करते हैं, जिसको हम सी लेवल को हम 0 पॉइंट पे रखते हैं और सी लेवल से मेजरमेंट करते हैं कि कितना हाई होगा। तो सी लेवल से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी पीक की यहाँ पर आपको हाइट बताई है, जो कि 8,848 मीटर्स है। सपोज ये माउंट एवरेस्ट की पीक है जो कि समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितनी हाइट पर है, 8,848 मीटर्स। नेक्स्ट इज द ग्रेट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफाइड ओशन। कि जो हमारा पैसिफाइड ओशन है उसके डेप्थ की बात की है कि उसके डेप्थ में मैरियाना ट्रेंच है जिसकी डेप्थ कितनी है, यानी कि उसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर्स। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि क्या आपने यहाँ पर एक डिफरेंस नोटिस किया, अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट का और ग्रेटेस्ट डेप्थ में डिफरेंस करें तो हाइट से भी ज़्यादा जो मैरियाना ट्रेंच है उसकी डेप्थ है। तो ये आप यहाँ पर नोटिस करोगे। नेक्स्ट है, अभी हमने यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स डिस्कस किए थे, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड में। तो 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हाईलाइट पॉइंट्स क्या है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। These are separated by large water bodies, जो कि large water bodies के थ्रू सेपरेट होते हैं। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Look at the map of the world, figure 5.1, जो कि हम ऑलरेडी go through कर चुके हैं, देख चुके हैं। And notice that the greater part of the land मास लाइज इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करें लैंड के पार्ट की तो नॉर्थ में हमें ज़्यादा लैंड पार्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू साउथर्न हेमिस्फीयर। सो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कॉन्टिनेंट्स को। फर्स्ट है एशिया। फर्स्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मीन्स कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट लैंड एरिया एशिया कॉन्टिनेंट के थ्रू कवर होता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। मीन्स कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। यानी कि जो एशिया है वो यूरोप से सेपरेट होता है, यानी कि उनको कौन सा माउंटेन है जो सेपरेट करता है, दैट इज यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट, जो कि वेस्ट में है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। अगर हम इसको कंबाइन करके पढ़ें, यानी एशिया और यूरोप की अगर हम लैंड मास को कंबाइन कर दें तो हम इसको यूरेशिया भी बोलते हैं। मीन्स कि यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। अगर हम सेकेंड कॉन्टिनेंट की बात करें दैट इज यूरोप, जो कि एशिया से स्मॉल है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू दी वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में ये कॉन्टिनेंट है। सपोज यहाँ पर एशिया है तो यहाँ पर आपका यूरोप होगा, यानी कि एशिया के वेस्ट में। एंड द आर्टिक सर्कल
पासिस थ्रू इट, जो आर्टिक सर्कल है, अभी हमने प्रीवियस जो चैप्टर है हमने डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के, उसमें हमने अच्छे से ग्लोब में आर्टिक सर्कल कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सभी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो आई थिंक पहले आपको वो समझना चाहिए, तभी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, जो आर्टिक सर्कल है वो यूरोप से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, यानी कि इसके जो 3 साइड्स है वो वाटर बॉडीज़ हैं यूरोप के। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, आप मैप में अच्छे से देख सकते हो। अभी मैंने आपको जो फिगर शो की थी, फिगर 5.1, आप वीडियो का बैक करके आप एक बार वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट एशिया से स्मॉल है, छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो एशिया के वेस्ट में है। सपोज यहाँ पर एशिया है तो यहाँ पर यूरोप है, यानी कि एशिया के वेस्ट में यूरोप है। एंड द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, जो आर्टिक सर्कल है वो यूरोप से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, यूरोप के 3 साइड्स में वाटर बॉडीज हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, वर्ल्ड के मैप को देखिए एंड आप उस पर लोकेट भी कर सकते हो। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले फिगर 5.1 शो की थी इसी वीडियो में, आप वीडियो को बैक करके कॉन्सेप्ट को और भी क्लैरिटी से समझ सकते हो। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अगर हम बात करें, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इक्वेटर है या फिर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड की अगर हम बात करें वो ऑलमोस्ट इसके मिडल पार्ट में से गो थ्रू करती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी जो अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। सपोज ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द पार्ट में से इक्वेटर पास करती है और जो लार्ज पार्ट है वो किस में आता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, एंड जो लेस पार्ट है वो आता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल, यहाँ पर मैंने आपको साइड में पिक्चर शो की है। लुक एट द पिक्चर 5.1, यू विल फाइंड दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज, यानी कि यहाँ पर आप इस फैक्ट को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ द कॉन्टिनेंट इन विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज, यानी कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ही जो लाइंस है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों ही लाइंस पास होती हैं। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हॉट डेजर्ट, यानी कि जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का हॉट डेजर्ट है सबसे बड़ा, इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में ही लोकेटेड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, यानी कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है चारों साइड से, सभी साइड से ओशंस एंड सीज, समुद्रों से कवर है। लुक एट द मैप, वर्ल्ड मैप फिगर 5.1, यहाँ साइड में ही मैंने मैप के पिक्चर शो की है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। आप क्या नोटिस करोगे, जो वर्ल्ड की सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि है रिवर नील, नील नदी है जो इसी कॉन्टिनेंट से फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस इन दी मैप ऑफ अफ्रीका। अभी मैंने आपको जो लाइन बताई थी कि 3 लाइन से जो इसी कॉन्टिनेंट से पास होती हैं, तो ये आप फिगर 5.1 में ध्यान से देखिए, समझिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में आपको फिगर 5.1 शो की है। कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ दी 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉर्थ अमेरिका है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कोल्ड
इस्थमस ऑफ पनामा, जिसको कौन सी लैंड बोला जाता है? इस्थमस ऑफ पनामा। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। द ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के सराउंड ओशंस भी है। कैन यू हैव दिस ओशंस? कैन यू हैव नेम दिस ओशंस? क्या आप इन ओशंस के नाम बता सकते हो? अभी हमने जो नॉर्थ अमेरिका डिस्कस किया था कॉन्टिनेंट, वहाँ पर हमने इस्थमस पढ़ा था कि जो दो कॉन्टिनेंट को जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, जहाँ से कनेक्ट होते हैं नैरो स्ट्रिप से, उस लैंड को क्या बोला जाता है? इस्थमस। तो इसको आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। सबसे पहले आप क्या देखोगे? ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, एंड इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को एक आप नैरो स्ट्रिप के थ्रू देखोगे, दोनों ही कनेक्टेड है। इस स्ट्रिप को क्या बोला जाता है? इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, यानी कि एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि दो लैंड फॉर्म्स को जॉइंट करती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्या कहा जाता है इस स्ट्रिप को? वी कैन कॉल इस्थमस। नेक्स्ट आपको यहाँ शो किया है स्ट्रेट। स्ट्रेट किसको कहा जाता है? अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, यानी कि स्ट्रेट क्या होता है? कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशंस, यानी कि जो दो वाटर बॉडीज पार्ट को कनेक्ट करती है उसके बीच का पार्ट क्या कहलाता है? स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या देखोगे? एक श्रीलंका है एंड एक इंडिया, टू कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज को जोड़ने वाला या इनके बीच का जो वाटर पार्ट होता है, सपोज सी ओशंस या फिर सी ओशंस कनेक्ट होते हैं एक पार्ट से, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट। नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। विच टू ओशंस सराउंड इट, जहाँ पर टू ओशंस हैं ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यानी जो एंडीज है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रेणियाँ, रन थ्रू इट्स लेंथ साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। अभी हमने बात की थी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका क्या नाम था? नील रिवर, नील नदी। लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट की बात हो रही है, नॉट लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट की बात आए तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नील रिवर, लेकिन लार्जेस्ट की बात आए दैट इज साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere। जो ऑस्ट्रेलिया है वो आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज, जो कि सारी साइड से शीज एंड ओशन से कवर है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, यानी जिसकी सभी साइड्स वाटर बॉडी से कवर हो, दैट वी कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, यानी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो ग्रेट या फिर स्पेशियस कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अगर हम साउथ पोल की बात करते हैं, सपोज ये हमारा ग्लोब है, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड दैट इज़ साउथ पोल, तो जो यहाँ पर मान लीजिए साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल पर ही कंटेन है। एंड as it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet, और ये एक थिक आइस शीट से कवर है, यानी कि इस पर बर्फ़ की जो लेयर है वो जमी रहती है इस कॉन्टिनेंट में। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सभी पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं।
लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स परमानेंटली नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है इस पर, जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइफ सस्टेन नहीं कर पाते। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं अंटार्कटिका में। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया ने भी अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं अंटार्कटिका में। अब ऐसे कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पर आप कह सकते हो लेयर्स ऑफ आइस है, ऐसे कॉन्टिनेंट की रिसर्च करने के लिए हर एक कंट्री ने अपने सेंटर बनाए हुए हैं, रिसर्च सेंटर। इंडिया ने भी बनाए हैं, जिसका इंडिया ने क्या नाम रखा है, दीज नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, यानी कि इंडिया ने 2 रिसर्च सेंटर बनाए हैं अपने अंटार्कटिका में, जिसके नाम रखे हैं, एक का तो नाम है मैत्री और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। हाइड्रोस्फीयर, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, अभी तक हम लिथोस्फीयर डिस्कस कर रहे थे, यानी कि लैंड पार्ट। जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं, अभी हमने 7 कॉन्टिनेंट्स डिटेल में डिस्कस किए। 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स किसका पार्ट होते हैं, लिथोस्फीयर का, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है, जो लैंड पार्ट होता है। अब हम करेंगे हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती है, जिसमें हम ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ओशंस होते हैं वो हाइड्रोस्फीयर का या फिर वाटर बॉडीज़ का पार्ट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, जो 71% अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, एंड 29% विद लैंड, और 29% पर लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें वाटर बॉडीज ही कंडक्ट की जाती हैं, एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprises the atmosphere। सभी की सभी वाटर बॉडीज किसका पार्ट होती हैं, हाइड्रोस्फीयर का। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप यहाँ क्या देख रहे हो पिक्चर में, कि जो फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पर, जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 2.5% ही है, और ओशंस जो समुद्र है उसका जो वाटर है वो 97.5% है, जो कि ड्रिंकेबल नहीं होता, यानी उस वाटर को आप पी नहीं सकते। जो फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, वो 2.5% ही होता है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस एंड इट इज़ टू सोल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि 97% जो वाटर होता है वो ओशंस में मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोल्टी होता है, नमक वाला पानी होता है समुद्र का। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन्स, यानी कि और बाकी का जो वाटर है, कुछ वाटर्स आप देखोगे आइस फॉर्म में कन्वर्ट है, कुछ ग्लेशियर फॉर्म में, कुछ वाटर अंडरग्राउंड होता है जिसको हम अच्छा पानी नहीं मानते। बहुत कम परसेंट वाटर ही है, 2.5%, जो कि फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे, आपको एक पजल बॉक्स दिया है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, कुछ बॉक्स दिए हैं जिसमें कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, आप बताओगे इनमें से कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। अभी हमने डिस्कस भी किया था जब हम कॉन्टिनेंट डिस्कस कर रहे थे। सेकंड में आपसे पूछा है विच इज़ लार्जर। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, लार्जर कौन सा है। डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट, यानी कि ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, हम वाटर की शॉर्टेज फेस करते हैं। नेक्स्ट है ओशंस।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज आएंगी, जिनमें से ओशंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशंस का वाटर है वो हमेशा मूविंग करता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स, यानी कि यहाँ पर चीफ मूवमेंट बताई है आपको ओशंस वाटर की। फर्स्ट है वेव्स होती हैं ओशंस में, लहरें आती हैं। टाइड्स होती हैं एंड करेंट्स होते हैं। ये तीनों ही पार्ट होते हैं या फिर मूवमेंट्स होते हैं ओशंस की। जितनी भी ओशंस में मूवमेंट्स होती हैं, ये तीन मेन मूवमेंट्स होती है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। द 5 मेजर ओशंस आर दी, 5 यहाँ पर आपको मेजर ओशंस के नाम बताए हैं। फर्स्ट इज पैसिफाइड ओशन, सेकंड इज अटलांटिक ओशन, थर्ड वन इज इंडियन ओशन, फोर्थ वन इज साउथर्न ओशन एंड लास्ट और फिफ्थ वन इज आर्टिक ओशन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, यानी कि अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने नेम डिस्कस किए। द पैसिफाइड ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, यानी कि जो पैसिफाइड ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है, सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि 1/3 पार्ट के जो 1/3 पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर पैसिफाइड ओशन है। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो मैरियाना ट्रेंच है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप बोल सकते हो सबसे डीपेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे गहरा पार्ट है। अभी जिसमें हमने जब हम कॉन्टिनेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस भी किया था कि जो मैरियाना ट्रेंच है उसकी डेप्थनेस कितनी है, वो थी 11,022 मीटर्स। एंड इट लाइज इन द पैसिफाइड ओशन, जो कि पैसिफाइड ओशन में ही है। अगर आपसे पूछे कि मैरियाना ट्रेंच कौन से ओशन का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ पैसिफाइड ओशन। द पैसिफाइड ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, जो पैसिफाइड ओशन है वो सर्कुलर शेप में है। यहाँ पर साइड ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, यानी कि इसके सराउंडिंग्स में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है वो आपको यहाँ पर नेम गिवन है। Look at the map and find the location of the continent around the Pacific Ocean. जो पैसिफाइड ओशन के अराउंड है वो आप कॉन्टिनेंट को देख सकते हो मैप में। अभी यहाँ पर हमने शेप डिस्कस की थी कि जो पैसिफाइड ओशन है उसकी शेप क्या है, सर्कुलर। नेक्स्ट है सेकंड ओशन, सेकंड महासागर, दैट इज द अटलांटिक ओशन, इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ एस शेप्ड, इसकी शेप क्या है, ये एस शेप्ड में है। जैसे पैसिफाइड जो ओशन था वो सर्कुलर में था, तो अटलांटिक ओशन कौन से शेप में है, एस शेप में। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, यानी कि इसके वेस्टर्न साइड में कौन से कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और इसके ईस्टर्न साइड में कौन से कॉन्टिनेंट है, यूरोप एंड अफ्रीका। The coastline of Atlantic Ocean is highly indented, यानी कि जो इनकी कोस्ट लाइन होती है अटलांटिक ओशन की, अटलांटिक महासागर की, इंडेंटेड होती है। इंडेंटेड का मीन्स क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट होती है। द इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स, यानी कि इनकी यही इरेगुलर एंड इंटेंटेड कोस्ट लाइन, यानी जो बिजी कोस्ट लाइन है, ये क्या प्रोवाइड करती है, इसको एक नेचुरल हार्बर्स बनाती है एंड पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाह या फिर पोर्ट उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पर जितने भी आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए जो प्लेस होता है उसको बोला जाता है पोर्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी व्यापार की दृष्टि से, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे बिजिएस्ट महासागर है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, यानी कि एक ही ऐसा ओशन है, एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा है, दैट इज़ इंडियन ओशन। इंडिया, यानी इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन रखा। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, यहाँ पर आप देखोगे, नोटिस करोगे कि हर एक जो ओशन है
5 ओशन है, इनकी शेप है, पैसिफाइड की सर्कुलर, अटलांटिक की एस शेप्ड और इंडियन ओशन की जो शेप है दैट इज ट्रायंगुलर शेप। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में इसके एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। द साउथर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, जो साउथर्न ओशन है उसने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुआ है, यानी कि कवर किया हुआ है। एंड एक्सटेंड, कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंड नॉर्थवर्ड, नॉर्थ में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड है या फैला हुआ है। नेक्स्ट है द अंटार्कटिक ओशन इज, द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, यानी कि जो आर्कटिक ओशन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के सराउंडिंग्स है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफाइड ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि ये किसके थ्रू कनेक्ट है, पैसिफाइड ओशन के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी इसके जो बाउंड है चारों तरफ इसके साइड्स में क्या है, नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज कंडक्टेड गैस फॉर्म, यानी जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे सराउंडिंग्स की जो गैसेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, यानी जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं अगर गैसेस ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट करनी इम्पॉसिबल है, सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इट प्रोवाइड्स अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, यानी अगर हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं तो उसके लिए हमें किन की रिक्वायरमेंट होती है, गैसेस की, ऑक्सीजन की, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से, और हमें जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की उससे भी हमें जो एटमॉस्फेयर है वो बचाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर्स, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो कितना एक्सटेंड है, उसकी हाइट कितनी एक्सटेंड है, कितनी फैली हुई है, दैट इज 1600 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रायोरिटीज़, यानी कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रायोरिटीज़ के बेस पर एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमने 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 हमने ओशंस पढ़े, वैसे ही एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि जो ये लेयर्स है वो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है, यानी कि बॉटम टू टॉप, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बॉटम से और टॉप पे जाएंगे। दीज लेयर्स, इनमें कौन कौन सी लेयर्स आती है, फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, यानी फर्स्ट जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। 5 लेयर्स होती हैं अर्थ की, एज यू कैन सी इन दी इमेज या फिगर 5.4। फिगर 5.4 में आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी देख सकते हो। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन which make up 99% of clean and dry air। नाइट्रोजन 78%, यानी जो हमारा अर्थ है उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाय वॉल्यूम, यानी कि अगर एक परसेंटेज की बात करें तो 78% नाइट्रोजन गैस होती है प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन एंड बाकी जो अदर गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रीथिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है और जो नाइट्रोजन है वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट ऑब्जर्व्स हीट रेडिएंट बाय द अर्थ, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी अर्थ की हीट रेडिएंट को ऑब्जर्व करती है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म।
इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर वेरीज विद हाइट, यानी जो एटमोसफियर की डेंसिटी है वो हाइट पर वेरीज करती है। मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप, यानी कि जो डेंसिटी होती है सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है और डिक्रीज होती जाती है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यानी कि अप साइड जाते हैं। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एयर। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है, जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं, अपर साइड जाते हैं, तो हम ब्रीथिंग लेने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि डेंसिटी जो होती है डिक्रीज़ होने लगती है जैसे हाइट बढ़ती है। और जो सी लेवल होता है, यानी कि सबसे लोएस्ट हाइट पर, वो सबसे ज़्यादा होती है। दे हैव टू कैरी विद दैम ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी जो भी माउंटेन पर जाते हैं, जो माउंटेनर्स होते हैं, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हो, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, सो दैट ही और शी विल बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि प्लेस टू प्लेस पर डिपेंड करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, कुछ एरिया पे आप देखोगे हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो एयर होती है वो हाई से लेके लो प्रेशर पर मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, यानी जो एयर होती है जब वो मूव करती है उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर, द डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी बायोस्फीयर ऐसा स्फीयर जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बायोस्फीयर में तीनों ही स्फीयर इंक्लूड हो जाते हैं, तब वो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड, वाटर और एयर का कॉन्टैक्ट होता है। इट इज़ दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट, यानी कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फिगर 5.6 में आप देख सकते हो बायोस्फीयर की इमेज बनाई है। लिथोस्फीयर में क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि लैंड का जो पार्ट होता है, यहाँ पर आप लैंड पार्ट देखोगे। एटमॉस्फेयर मीन्स कि जो पार्ट होता है गैसेस का। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज। तो तीनों ही यहाँ पर आप क्या देखोगे, तीनों ही स्फीयर इंक्लूड है, तभी जाकर बायोस्फीयर बनता है। स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स, यानी कि छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ा मैमल्स, ह्यूज मैमल्स भी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, यानी कि स्मॉल बैक्टीरिया से लेके अगर हम ह्यूज मैमल की बात करें तो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बायोस्फीयर पर डिपेंडेंट होते हैं सर्वाइवल करने के लिए, जीवित रहने के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, यानी कि जो बायोस्फीयर का ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड है, एक है प्लांट किंगडम एंड सेकंड वन इज एनिमल किंगडम। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद, यानी कि जो अर्थ के 3 डोमेन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड, यानी कि मान लीजिए अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं अपनी वुड की फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि लकड़ी के लिए हम फॉरेस्ट को मान लीजिए कट करते हैं। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर करते हैं। मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स, इसका क्या डीमेरिट होगा, क्या नुकसान होगा, जो मिट्टी होती है वो स्लोप्स होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, अपने प्लेस से रिमूव होने लगती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, इससे और क्या क्या ट्रेजेडी हो सकती है, लाइक अर्थक्वेक आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, थर्मल प्लांट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनसे जो भी धुआं निकलता है वो एयर को पॉल्यूट करता है।
CO2 carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads the इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। यानी जो CO2 होती है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अर्थ का, लेकिन जब इस तरह का पोल्यूशन होता है, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल होता है, जिससे CO2 का अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जिससे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होने लगता है। दिस इज़ टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग नाम देते हैं। देयर इज़ thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। मीन्स कि हमें इन तीनों में बैलेंस बनाना होगा। अगर हम अपनी नेचर को बचाते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी भी स्पेयर को, किसी भी डोमेन को प्रॉब्लम हो, उसी से हमारी जो लाइफ है वो सेफ हो सकती है। प्लांट को हम सेव करें, ज़्यादा डिफोरेस्टेशन ना करें, यानी फॉरेस्ट को क्लियर ना कराएं। और ग्लोबल वार्मिंग के केसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? जो पोल्यूशन होता है ज़्यादा, उससे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसीलिए तीनों डोमेन में, जो अर्थ के तीनों डोमेन है लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जब इसमें बैलेंस बनेगा तभी एक अच्छा, एक प्योर एंड सेफ बायोस्फीयर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुए होंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने यहाँ पर एक बार 2 मिनट का हम ओवरव्यू करते हैं इसका। हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट बार हमने डिस्कस किया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, हमारा जो अर्थ होता है वो कौन कौन से डोमेन से मिलकर बना होता है, हमने वो डिस्कस किया। फिर हमने लिथोस्फीयर डिस्कस किया। लिथोस्फीयर में लैंड का पार्ट आ जाता है, जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े। उसके बाद हमने डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमारे ओशंस आ जाते हैं, मीन्स कि महासागर आ जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारे गैसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने बायोस्फीयर, जिसमें तीनों का ही एक कंक्लूड फॉर्म आ जाती है। फिर हमने डिस्कस की ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तीनों जो हमारी डोमेन्स है उसमें हम बैलेंस बनाकर अपने नेचर को सेफ रख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी वीडियोज़ में आपसे क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।